Okay, hi, good morning, students. Let me just confirm, is my voice is clear to you all or not? एक बार जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए. After that, we will start our today class. Okay. Okay, so let's we move to our class. All right. मेरी आवाज तो आ रही है ना? बस इतना बता दो एक बार. Okay, so hi students, good morning everyone. I am Akansha Mathuri of UGC Net Home Science Paper 2 faculty. So today in class we will learn about the nutritional assessment. You can see on your screen कि आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे अगर किसी भी अभी तक तो हम लोगों ने पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन पढ़ा था, जहाँ पे पब्लिक में कौन कौन सी सीवियर कंडीशन हो रही थी जिसके लिए न्यूट्रिशन लेना आवश्यक था, है ना. अब यहाँ पे हम लोग ये स्टडी करेंगे कि जो आप न्यूट्रिशन लेते हो वो ठीक ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, मीन्स की अच्छी क्वालिटी का है या नहीं है. गुड मॉर्निंग राखी जी. एक बार जल्दी जल्दी अपने सारे फ्रेंड्स को बुला लीजिए. ठीक है. So before starting the class, let me confirm you that you can join in the WhatsApp group of Fillaform, and you can also follow on Instagram where you get all updates regarding UGC NET. All right. In the same way, December batch is already started. If I am talking about paper price, so paper 1 you can get only on 1999, and paper 2 again 1999, and if you want to purchase both paper then you will get 2999, where you get notes, PDF, live classes, more than 10,000 MCQs, and every notes of the unit you will get where only on fill up form. So the students who didn't enroll now, so go to the course and enroll. Okay, okay. No issue. Done. और ये तो अमाउंट यार आपके 6 महीने के लिए रहने वाला है ना. गुड मॉर्निंग अमृता जी. 6 मंथ तक अमाउंट रहने वाला है. 6 मंथ तक तो यार आप इतने में एक ड्रेस खरीद के ले आते होगे, तो कोर्स में ही उतना लगा तो कहीं पढ़ाई में ही अच्छा चला जाए, तो इट्स अ बेनिफिशियल टू यू, where you can also use coupon code which is Mathur10 to get 10% discount. Okay, so let's we discuss about the nutritional assessment. What is nutritional assessment? सी न्यूट्रिशनल असेसमेंट यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिख रहा होगा कि पोषण मूल्यांकन, यानी कि जो भी खाना आपने खाया है उसको डिटरमाइन करना, मतलब कि उसकी मूल्यांकन करना कि आपने किस तरीके का भोजन खाया है. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिसीज देन दिस इज इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ द मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट. मतलब क्या है, देखो, अगर पॉपुलेशन में या फिर किसी पर्सन को या फिर किसी इंडिविजुअल ग्रुप को कोई प्रॉब्लम है, मीन्स कि वो वेल नरिश्ड नहीं है, वो हेल्दी नहीं है,
तो उसके हेल्दी ना होने के कारण को जानने के लिए ही हम एक असेसमेंट करते हैं, एक मूल्यांकन करते हैं, जिसको आपका पोषण मूल्यांकन कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि इफ समवन इज नॉट हेल्दी, नॉट वेल नरिश्ड, सो वी इम्प्लीमेंट न्यूट्रिशन असेसमेंट टू असेस द क्वालिटी, असेस द हेल्थ ऑफ अ पर्सन। मतलब क्या है यहाँ पे कि कोई भी हमारे पास में कोई व्यक्ति है, कोई ग्रुप है ना, यहाँ आप देख रहे हो कि वो अगर वेल नरिश्ड नहीं है, अगर माल नरिश्ड है, तो हम यहाँ पे क्या है, रीजन फाइंड आउट करेंगे कि व्हाई दिस कंडीशन इज, ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही सारी चीज इवेल्युएट करने को ही आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट कहा जाता है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप फूड का ही असेसमेंट करते हो, फूड इवेल्युएशन करते हो, हेल्थ इवेल्युएशन करते हो, हेल्थ चेक करते हो। ठीक है, आप लोग जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? क्योंकि आपको अच्छा फील नहीं होता है, आप एक हेल्दी पर्सन रह सको, एक हेल्दी फील कर सको, है ना, एक मोटिवेटेड फील कर सको, एनर्जेटिक फील कर सको, तभी तो आप जाके डॉक्टर के पास जाते हो, है ना। लेकिन जब इन सब चीजों से अपोजिट आपकी हेल्थ आपको रेस्पॉन्स करती है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अपना न्यूट्रिशनल असेसमेंट का यूज करते हैं, जो कि किससे बना हुआ है, जो कि ABCD इन मेथड्स को यूज किया जाता है। आपका जो न्यूट्रिशन यानी कि पोषण मूल्यांकन जो किया जाता है, वो ABCD का उपयोग करके किया जाता है। व्हाट इज ABCD, है ना। तो देखो, ABCD में बताती हूँ, न्यूट्रिशनल असेसमेंट को एक और नाम से जाना जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस। आज सब लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, मैं बहुत धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगी, तो प्लीज मेक श्योर कि आप आज की क्लास के नोट्स आज ही बनाते जाएं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना होगा, फुल फोकस के साथ में पढ़ना होगा, और एवरीथिंग यू हैव टू राइट। बिकॉज ये ABCD बेशक ये आपको 4 वर्ड दिख रहे हैं, बट ये अपने आप में काफी ज्यादा बड़े हैं, सो दैट्स वाई यू हैव टू टेक पेन एंड कॉपी विद यू। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जिसके पास भी है जाके लेकर और मुझे कंफर्म करो दैट यू हैव पेन एंड कॉपी विद योरसेल्फ। लेट मी जस्ट कंफर्म। राखी, अमृता, है ना, ओके। ठीक है, जो आपका न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है, इसको न्यूट्रिशनल स्टेटस के नाम से भी जाना जाता है। पहली चीज, है ना, न्यूट्रिशनल स्टेटस के नाम से क्यों जाना जाता है? इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करते हैं कि वो गुड है, पुअर है, या फिर बेटर है, या फिर नॉर्मल है। ये चीज हम असेस करते हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस में। दैट्स वाई इसका नाम है पोषण मूल्यांकन, कि व्यक्ति का स्टेटस बताना। एक स्टेटस तो होता है आपका लिविंग स्टैंडर्ड, जहां से पता चलता है कि इन विच इनकम ग्रुप यू आर बिलोंग, है ना, कि रिच से बिलोंग करते हो, या फिर लो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो। एक ये स्टेटस होता है। एक स्टेटस आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, जहां पे आपकी हेल्थ का स्टेटस पता चलता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, या फिर आप फुली हेल्दी पर्सन हो, या फिर माल नरिश्ड हो, या फिर ओवर ओबेसिटी के शिकार हो, या फिर ओवरवेट हो। ये आपका हेल्थ स्टेटस पता चलता है किसकी वजह से? न्यूट्रिशनल असेसमेंट करके हम आपके हेल्थ स्टेटस को पता करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट को आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ के स्टेटस को मापा जाता है। किसकी सहायता से मापा जाता है? आपके ABCD मेथड की सहायता से मापा जाता है। ठीक है, ABCD ये जो मेथड होता है, उसी इसकी सहायता से हम लोग क्या नापते हैं कि किसी भी ग्रुप में या फिर कोई भी इंडिविजुअल वेल नरिश्ड है,
वेल नरिश मतलब क्या होता है कि पूरी तरीके से पोषित है, अच्छी हेल्दी है वो, या फिर माल नरिश्ड है यानी कि अल्प पोषित है, अंडर न्यूट्रिशन है। ठीक है, कंफर्म, क्लियर? मैंने कल आप लोगों को कुछ बोला था बट आई गेस कि आप लोगों को शायद कुछ समझ आता नहीं है। ध्यान रखिए कि मैम को परेशान ही करना है। कोई नहीं, चलो। ऊपर में लिखा हुआ है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट को न्यूट्रिशनल स्टेटस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन की या फिर किसी ग्रुप के हेल्थ स्टेटस को चेक किया जाता है कि वो उसकी हेल्थ अच्छी है या फिर नॉर्मल है या फिर पुअर है, मीन्स कि वो वेल नरिश्ड है या माल नरिश्ड है। ये चेक किया जाता है किसकी हेल्प से? आपके एबीसीडी मेथड का उपयोग करके न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी कि पोषण मूल्यांकन किया जाता है किसी भी व्यक्ति का। ठीक है, गुड मॉर्निंग रेशु जी। आपकी फ्रेंड तो मुझे कह रही थी कि आप ज्वाइन नहीं करोगे। ठीक है, जो व्यक्ति का न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है ना, ओके दैट्स वेरी गुड। देखो, जो व्यक्ति का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस दो चीजों पे डिपेंड करता है। रीजन आपके रहते हैं, ये जो आपका किया जाता है ना, डिटरमाइन अ पर्सन ग्रुप ऑफ पीपल आर वेल नरिश और माल नरिश, तो ये सारी चीज क्यों की जाती है? ताकि उसका फूड इवेल्युएशन किया जा सके, हेल्थ चेकअप की जा सके। ठीक है, जो फूड स्टेटस चेक करते हैं वो आपके दो चीजों पे फैक्टर्स जो इसको प्रभावित करते हैं। अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो देखो, एक तो आपकी फूड क्वालिटी और दूसरा होता है फूड क्वांटिटी। ठीक है, ये देख लो एक बार। जो व्यक्ति का न्यूट्रिशन स्टेटस होता है ना, उसको विभिन्न कारक प्रभावित करते हैं, बट विभिन्न कारकों के साथ साथ दो जो कारक रहते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं। एक तो फूड की क्वालिटी और एक फूड की क्वांटिटी। ये दोनों ही अच्छी मात्रा में लेना काफी ज्यादा आवश्यक होता है, तभी जाके कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई भी ग्रुप एक अच्छी हेल्थ को अचीव कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ इनको। हेल्प टू अचीव गुड हेल्थ। ठीक है, ये लिख सकते हो हेल्प टू अचीव गुड हेल्थ, या फिर आप ये भी लिख सकते हो इट्स प्रोवाइड गुड न्यूट्रिशन स्टेटस। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। यानी कि जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो वो क्वालिटी वाइज भी अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ क्वांटिटी वाइज भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी तो ठीक है आप बहुत अच्छी ले रहे हो लेकिन आप सिर्फ लिमिटेड ही ले रहे हो। नहीं, वो नहीं, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको कंज्यूम करना चाहिए। वो होता है आपका एक गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एबीसीडी क्या है। कौन मुझे बताएगा? आप लोगों ने किया होगा, ये मैं न्यूट्रिशनल स्टेटस वाला पार्ट आप लोगों को करा रही हूँ, जहाँ पे आप लोगों ने डेफिनेटली अपने पीजी में या फिर ग्रेजुएशन में इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। एंथ्रोपोमेट्री, ठीक है, बायोकेमिकल,
क्लिनिकल और डाइटरी मेथड, ये 4 यूज होते हैं, इसीलिए इसको ABCD मेथड कहा जाता है। जब आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया जाता है ना, तो उसके लिए ABCD मेथड है वो उपयोग किया जाता है, जिसकी अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो एक ए का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोमेट्री मेथड, ठीक है, बी बायोकेमिकल मेथड, सी क्लिनिकल मेथड एंड डी डाइटरी मेथड। ये आपके रहते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट करने के मेथड, जिसके द्वारा आप असेस करते हो कि इफ अ पर्सन हेल्दी और नॉट। डन। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? देखो ABCD मेथड यहाँ लिख दिया मैंने, है ना। ए का क्या है, एंथ्रोपोमेट्री है, जिसमें हम बेसिकली क्या चेक करते हैं, हाइट एंड वेट। यहां मैं लिख देती हूँ, हाइट हो गया, वेट, ठीक है, और आपका रहता है म्यूका, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। ये रही सारी फुल फॉर्म, ये रही, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, डोंट वरी, मैंने सब कुछ डाला हुआ है, मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ तक क्या क्या तुम्हें चाहिए। ये लिखी हुई है सारी फुल फॉर्म। ए मतलब एंथ्रोपोमेट्री, बी मतलब बायोकेमिकल मेथड, सी क्लिनिकल मेथड एंड डी डाइटरी मेथड। ठीक है, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो इनको। हो जाए तो मुझे एक बार बता देना। ठीक है, और बायोकेमिकल में क्या होता है, जब आप केमिकल कंपोजिशन चेक करते हो अपने ब्लड में, यूरिन में, वो आपका बायोकेमिकल होता है। इन सब के बारे में अभी डिटेलिंग में मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। इन सब के अलावा क्लिनिकल मेथड क्या होता है, सिंपली आप जब डॉक्टर के पास विजिट करते हो, वो आपके सिम्टम्स देख के आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। और डाइटरी मेथड क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। बट ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, तो एक तो मैंने बता दिया कि न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया जाता है। सेकेंड थिंग इज दैट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम टाइप, यानी कि जो भी कम्युनिटी है, जो भी पॉपुलेशन है, राइट, पॉपुलेशन में किस तरह की समस्या सबसे ज्यादा है, ये देखा जाता है। ठीक है, कि जो आपकी पॉपुलेशन है, जो ग्रुप है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, वहां पे ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके की बीमारी सबसे ज्यादा देखी जा रही है, जो कि पोषण से संबंधित है ना। यानी कि एनीमिया की बीमारी ज्यादा है, या फिर लोग माल नरिश हैं, या फिर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, या फिर लोग ओवरवेट ज्यादा हैं, किस तरीके की समस्या है, बस ये चीज चेक की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव रहता है इसका, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी चेक किया जाता है कि कितने लोग बीमारी से अफेक्ट हो रहे हैं। अगर कोई पर्टिकुलर बीमारी है, तो उस बीमारी से कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, कितने लोग प्रभावित हैं।
है ना, ये चीज चेक करी जाती है कि यानी कि जैसे सपोज करो कि अभी जो टाइम चला था 1-2 साल पहले, तो अभी क्या था कि हर किसी घर में आपको डेंगू की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स में ये कंडीशन हो गई थी कि बेड्स अवेलेबल नहीं थे, है ना। तो वहां पे क्या है, तो वो एक सर्वे रखा गया, एक रिपोर्ट तैयार की गई, जहाँ पे जितने भी लोग एडमिट हो रहे थे, है ना, ये जो असेसमेंट किया गया, तो वहीं पे ये चेक की गई। सबसे पहले तो प्रॉब्लम टाइप देखा गया, तो प्रॉब्लम टाइप क्या हुआ कि हमने देख लिया कि ठीक है, डेंगू है वो सबसे ज्यादा लोगों को फैल रहा है, सबसे ज्यादा अगर कोई अफेक्टेड हो रहा है तो वो डेंगू से अफेक्ट हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। उसके बाद देखा कि डेंगू कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है। जब हम इसकी स्टडी करने गए तो हमें पता चला कि डेंगू तो हर किसी को हो रहा है, चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे हों, हर एज ग्रुप के लोगों को हो रहा है, और ज्यादातर लोगों को हो रहा है। फैमिली में एक आधी मेंबर ऐसा है जिसको नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है, इतना तेजी से फैल रहा है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स ही अवेलेबल नहीं है ना। तो वहां हमने जितने भी लोग हॉस्पिटल्स में आते थे, तो हर किसी की एक रिपोर्ट रहती है, हर किसी का एक डाटा रहता है, फीड रहता है कि इतने लोग एडमिट हुए हैं। तो वो हम लोगों ने क्या है, क्वांटिटी लिख ली कि कितने लोग यहाँ पे अफेक्टेड हुए हैं, राइट। तो जैसे कि सपोज करो एक टेबल बना ली, है ना, ये टेबल बना ली। इस टेबल में क्या किया हमने कि सबसे पहले तो देख लिया कि प्रॉब्लम लिख ली हमने कि कौन सी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद में हमने कॉलम बना लिए कि कौन अफेक्ट हो रहा है, यानी कि चिल्ड्रन अफेक्ट हो रहे हैं, एडल्ट हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, कौन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वो नंबर्स हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया। अब ये नोट डाउन करने के बाद में इन सबको हमने टोटल किया, तो देखा कि कितने लोग हमारे पास ऐसे हैं जो कि डेंगू का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। अब इन सब में से हमने एक चीज और निकाली, ये देखा कि सबसे ज्यादा किन किन लोगों को खतरा है। मीन्स कि चलो हमें ये तो पता है कि ये सभी लोगों को हो रहा है, मेल्स को भी हो रहा है, फीमेल्स को भी हो रहा है, छोटों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, सबको हो रहा है। लेकिन इन सब में से सबसे ज्यादा किसे हो रहा है, बच्चों को ज्यादा हो रहा है या फिर एडल्ट को ज्यादा हो रहा है ना। तो वो कंडीशन यहाँ पे रखी गई कि जो हम न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं, वो ये भी चेक करने के लिए करते हैं कि सबसे ज्यादा किस ग्रुप को खतरा है, किस ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत है, किसको सबसे ज्यादा मेडिकल हेल्थ की जरूरत है ना। और फिर उसके बाद में क्या है, निरंतर आपकी निगरानी रखी जाती है, रेगुलर चेकअप किया जाता है, रेगुलर उनको डाइट दी जाती है, रेगुलर एक आप कह सकते हैं मॉनिटरिंग के लिए उनको रखा जाता है, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको टाइम से क्योर किया जा सके और उनको सेफली रखा जा सके, ठीक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं आपके न्यूट्रिशनल असेसमेंट के। यहां तक कोई भी डाउट? आप में से तो कोई अफेक्ट नहीं हुआ था ना आफ्टर द कोविड? ये वाली प्रॉब्लम रही थी 2021 में, आई गेस सबसे ज्यादा दिक्कत रही थी डेंगू की। तो आप में से तो किसी को नहीं हुआ था ना? ओके, वेरी गुड। हाँ, तो आप लोगों को इतना पता भी नहीं होगा। अच्छा, इतना पता है कि डेंगू बहुत ज्यादा फैला था, ये पता है या ये भी नहीं पता? ओके, ठीक है। अच्छा अमृता जी, ओके। तो ये समझ में आया अभी तक? सिर्फ अभी 2 ही स्लाइड मैंने बताई हैं, जहाँ पे मैंने एक न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में बताया कि क्या है ये और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इतना समझ में आया अभी तक? ठीक है। इन सब की सहायता से हमें एक और चीज पता चल जाती है, वो क्या पता चल जाती है कि हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में, क्योंकि ये क्या करता है, एक तरीके से वीक कर देता है ना, बॉडी को वीक कर देता है। अगर किसी भी पर्सन को डेंगू होगा ना, तो वो क्या होता है कि उसकी जो लोअर बॉडी होती है ना, वो काम करना बंद कर देती है। उसकी वजह से क्या है कि वो लीवर पे अटैक करता है, जिस वजह से क्या है कि फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फूड डाइजेस्ट नहीं होता, तो उस वजह से कुछ लोगों को माल न्यूट्रिशन की भी दिक्कत हो जाती है ना। तो सेम थिंग कि यहाँ पे एक और चीज लिख लो कि आपका जो भूगोलिक एरिया है, भूगोलिक जगह पर
देखना कि कितने लोग माल नरिश का शिकार हैं, है ना। मैं माल नरिश्ड लिख दे रही हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं वो लिख लेना। ठीक है। और इन सब के साथ साथ ये सारी चीजें हैं ना, अब ये चीज क्यों हो रही है, भूगोलिक कारण को भी जाना जाता है। भूगोलिक कारण को आप इथोलॉजिकल रीजन, ये भी इसके पीछे पता लगा जाता है। जैसे कि अगर सपोज कर मैं डेंगू का ही एग्जांपल ले रही हूँ, जहाँ पे क्या था कि हमें पता चला कि जो डेंगू हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, मच्छर की वजह से हो रहा है। काफी ज्यादा ये इन्वायरमेंट है वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, गंदगी भरा हो गया, जिसकी वजह से क्या है बैक्टीरिया जन्म ले रहे हैं और वो लोगों को इफेक्ट कर रहे हैं और लोगों की इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं इन सब के थ्रू। डन। चलिए अब हम आ जाते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के मेथड पे। देखो ये जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है ना, ये बेसिकली दो तरीके से होता है। इसी के ही अंदर आपके ABCD आ जाएंगे। घबराना मत कि कहो कि मैम आपने कंफ्यूज कर दिया, कंफ्यूज मत होना। जो आपके न्यूट्रिशन असेसमेंट होता है ना, वो दो तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्ट असेसमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट असेसमेंट। ठीक है। तो डायरेक्ट असेसमेंट में क्या आ जाता है कि सिंपली आपका एंथ्रोपोमेट्री, बायोकेमिकल, है ना, ये वाले आ जाते हैं, जहां पे आप डायरेक्टली अपने क्या है जैसे कि हाइट मेजर कर लिया, राइट, हाइट मेजर कर ली, बॉडी वेट मेजर कर लिया, ये सारी चीजें आपके डायरेक्ट असेसमेंट में आ जाती हैं। अब अगर मैं इनडायरेक्ट असेसमेंट की बात करूं, तो इनडायरेक्ट असेसमेंट में क्या होता है कि वो डायरेक्टली आपको बुला के वो असेस नहीं करते हैं। वो इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाता है। अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं आपको एक कोई उदाहरण दूं, तो जैसे सपोज करो कि आपको ये पता चला कि ठीक है डेंगू है, तो वहां पे क्या है, एक तो आप डॉक्टर के पास में गए, वहां आपने असेस कराया, तो वो डायरेक्ट असेसमेंट हो गया। एक चीज क्या रहती है, जहां पे पता चला कि ठीक है इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो रहा है, तो वहां पे आपको जो भी मेडिसिन वगैरह थी वो प्रोवाइड करी गई, यानी कि जो इन्वायरमेंट था वहां पे दवाइयां छिड़की गई, तो वो आपका इनडायरेक्ट असेसमेंट हो जाता है। ठीक है। यानी कि आप तो एक डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाके गए, तो वहां आप लोगों ने उनको दिखाया तो वो असेस कर लिया। इनडायरेक्ट में आपका हो जाता है कि चीजों को, कि ये अगर कोई चीज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, तो उसको खत्म करना, वो इनडायरेक्ट रहता है। ठीक है। डन यहां तक। और इन सब में हम लोग ज्यादातर जो न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हैं ना, तो इसके थ्रू हम लोग ज्यादातर, देखो, जो एक जो न्यूट्रिशन असेसमेंट होता है ना आपका, यानी कि जो फूड जो का मूल्यांकन होता है वो आपका दो तरीके से होता है। एक होता है डायरेक्ट असेसमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट असेसमेंट। डायरेक्ट असेसमेंट में आपके सारे ABCD वाले ही आ जाएंगे। ठीक है। और जहां पे आप सिंपली जाते हो, वहां आपकी हाइट मेजर हो रही है। डायरेक्टली तो हाइट मेजर हो रही है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई इनडायरेक्ट यानी कि आपको देख के आपको बोल देगा कि आपकी हाइट इतनी है, एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा ना, अराउंड बता देगा, एक आइडिया दे सकता है, हो सकता है कभी कभी तुक्के में ठीक भी बैठ जाए वो, है ना। या फिर हो सकता है कुछ लोग जैसे कि ऐसे होते हैं कि कुछ लोग काफी लंबे होते हैं, है ना,
और बॉडी वेट क्या है उनका, देखने में कम लगता है लेकिन वो अंडरवेट नहीं होते हैं। लेकिन सामने वाला अगर कोई उनको देखेगा तो क्या कह देगा, अरे ये तो अंडरवेट है, इसका तो वजन कम है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। तो जो सिर्फ सामने से देख के आपको बता रहे हैं कि ये अंडरवेट है या ओवरवेट है, वो आपका इनडायरेक्ट हो जाता है। लेकिन जो आप प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ में अपना चेकअप कराते हो वो आपका डायरेक्ट होता है। सिर्फ इतना डिफरेंस इसको समझो। जहां पे क्या मेनली जो इसमें चेक किया जाता है ना, वो अंडर न्यूट्रिशन को चेक किया जाता है। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, इन चीजों को चेक किया जाता है आपके न्यूट्रिशनल असेसमेंट में। ठीक है, ये जो एबीसीडी जो मेथड यूज किया जाता है ना, वो ये सारी चीजें चेक करने के लिए ही यूज किया जाता है। अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, यानी कि नॉर्मल, कि व्यक्ति कहीं ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है या फिर नॉर्मल है। सिर्फ यही तीन चीज असेस करने के लिए आपका जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है वो मेथड यूज किया जाता है। डन, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब हम लोग पढ़ लेते हैं डायरेक्ट असेसमेंट के बारे में। कंफर्म कर दो, यहां तक कोई दिक्कत? अरे कहाँ हो हमारे प्यारे, क्या बात है आज कैसे तुम लोग शांत शांत हो? ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग एंथ्रोपोमेट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। एंथ्रोपोमेट्री क्या है? ये एक आपका ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से क्या है, ग्रोथ और बॉडी कंपोजिशन को मापा जाता है ना। कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी वेट कितनी है, हेड सरकमफ्रेंस कितना है, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कितना है, स्किन फोल्ड थिकनेस कितनी है, हेड और चेस्ट का रेशियो कितना है, हिप और वेस्ट का रेशियो कितना है, ये सभी चीजें मेजर की जाती हैं। मीन्स कि जो आपका बाहरी आवरण आपको दिखाई दे रहा है, जो बाहरी शरीर आपको दिखाई दे रहा है, जो बाहरी रूप पे आपको दिखाई देती हैं, वो सभी चीजें इसकी सहायता से मेजर की जाती हैं, है ना। देखो यहाँ पे आपका सिंपल साधारण भाषा में लिख रहा है कि आपकी ग्रोथ एंड बॉडी कंपोजिशन चेक की जाती है। मैं नॉर्मल बात में बता रही हूँ, आप ही की लैंग्वेज में बता रही हूँ। आप जो सामने से व्यक्ति को देख रहे हो ना, जो भी चीजें आपको व्यक्ति की दिख रही हैं, जैसे सपोज करो दिस इज अ ह्यूमन बीइंग, अब इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। ये ह्यूमन है ना। यहाँ पे हाथ कहाँ है भाई, चलो ये हाथ है इसके। डन। अब यहाँ पे क्या मुझे ये दिख रहा है कि इसका सिर दिख रहा है, मुझे इसके हाथ दिख रहे हैं, इसकी ये पूरी बॉडी दिख रही है, उसके पैर दिख रहे हैं, है ना। तो यही सब चीजें मेजर करने के लिए आपके एंथ्रोपोमेट्री का यूज किया जाता है। जहां पे आप व्यक्ति की हाइट को मेजर करते हो कि वो कितना लंबा है, कितना छोटा है ना। उसके वेट को मेजर करते हो, हाइट, बॉडी वेट, हेड सरकमफ्रांसेस, यानी कि जो सिर का जो आवरण है वो छोटा है या बड़ा है, ये चेक किया जाता है। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, यानी कि जो बाजुएं हैं वो कंधे से लेके कोहनी तक कितनी मोटी हैं या कितनी पतली हैं, ये चेक किया जाता है। स्किन फोल्ड थिकनेस, यानी कि जो आपका एब्डोमेन वाला एरिया होता है वहां पे फैट कंटेंट कितना है, वो स्किन फोल्ड की सहायता से, यानी कि इसकी सहायता से क्या है, फैट कंटेंट को चेक किया जाता है। ठीक है। चेस्ट रेशियो, यानी कि हेड और चेस्ट का रेशियो कितना है, कितनी दूरी पर है ये। हिप और वेस्ट, यानी कि जो लोअर पार्ट होता है, अपर लोअर और लोअर, ये पार्ट को आपको मेजर किया जाता है कि ये कितना है आपका। ठीक है, तो वही होता है आपका एंथ्रोपोमेट्री। यानी कि यहाँ पे आप सिंपली याद रखोगे, एंथ्रोपो माने, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ,
एंथ्रोपो का मतलब होता है ह्यूमन और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो अगर हम इनको मिला देंगे तो ये क्या मिलके बन रहा है कि मानव को मापना, वही आपका एंथ्रोपोमेट्री कहलाता है। ठीक है, जहां पे हम क्या करते हैं, उसके ग्रोथ को और बॉडी कंपोजिशन को असेस करते हैं। डन। बताओ यहां तक। जिसके लिए आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स का, इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का यूज किया जाता है। यहां तक समझ आया या नहीं आया, ये बताओ। अमृता जी, आपका? ठीक है, पक्का ना? ये तो ये आपने अपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में? ओके, तो देखो, नहीं पढ़ा था सीरियसली? चलो, तो अब पढ़ लो। ठीक है, ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपका एबीसीडी वाला चल रहा है, ये ए वाला पार्ट चल रहा है अभी, इतना ध्यान रखना। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, ये ग्रेजुएशन में है भाई। और जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी होगी उसके लिए भी है ये, उसमें भी पढ़ाया गया था। मुझे लग रहा है ना, यहाँ मेरी जो जनता है ना, वो कुछ भुलक्कड़ है। देखो, ये चीज आपको दिख रही है, इस इमेज से समझो आप लोग कि यहाँ पे हाइट मेजर की जा रही है ना? हेड पीस, ये पूरी हाइट मेजर की जाती है यहाँ पे। ये आपका वेट मेजर करने के लिए, राइट? बॉडी फैट चेक किया जाता है, ये सिर का रेशियो चेक किया जाता है, हिप और वेस्ट का रेशियो चेक किया जाता है। ये सभी चीजें चेक करने को ही आपको एंथ्रोपोमेट्री मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, आ गया याद? चलो, अच्छी बात है, याद आ गया तो। क्योंकि ये चीजें याद रखो, एग्जाम में आती हैं डेफिनेटली, मैं बोल रही हूँ यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और मैंने आई गेस आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी लिखाया था ये वाला टॉपिक, इसीलिए मैं इसको तुम्हें क्लियर करके पढ़ा रही हूँ, मैं बहुत धीरे पढ़ा रही हूँ इस टॉपिक को, बिकॉज इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव, सो डोंट टेक इट लाइट। है ना? एंथ्रोपोमेट्री होता है ये, जहां पे आपकी लेंथ मेजर की जाती है। ठीक है, आपका हाइट मेजर की जाती है, वेट मेजर किया जाता है। ये सभी चीजें जो मैंने पीछे लिखी थी अभी, वो सब चीजें आपकी मेजर की जाती हैं, चाहे वो आपका बॉडी वेट हो या फिर आपकी हाइट हो, म्यूक हो, यानी कि मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस हो। जितनी भी चीजें आपको बाहर से दिखाई दे रही हैं, वो सभी चीजें मेजर करने को ही आपका एंथ्रोपोमेट्री मेथड का उपयोग किया जाता है ना? एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं हाइट की। देखो, हाइट मेजर करने के लिए आपकी तीन चीजें होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। कौन कौन सी, देखो। इसमें ना आप एक चीज और लिख लो,
डायरेक्ट में तो आपका ये न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक किया जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में आपका मोर्टिलिटी रेट एंड मॉर्बिलिटी रेट, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर को भी मेजर किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा, है ना। यहाँ पे तो हमें पता चल जाता है कि व्यक्ति अंडर न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन है या फिर नॉर्मल है। इनडायरेक्ट में हमें क्या पता चलता है कि कितने लोग की मृत्यु हुई और कितने लोग जन्मे हैं। ये सभी चीजें आपकी इनडायरेक्ट असेसमेंट में आती हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल नाउ। ठीक है, चलो। ये जो होता है ना आपका, जो हाइट मेजर की जाती है, ये पर्टिकुलर व्यक्ति की हाइट मेजर करने के लिए ये जो यूज किया जाता है ना, ये एडल्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एंड दिस वन यूज फॉर चिल्ड्रन, है ना, ये बच्चों के लिए यूज किया जाता है। दिख रही है ना इमेज आपको? तो देखो, हाइट मेजर करने के लिए ना आपको 3 फैक्टर याद होना चाहिए। 3 चीजें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहली चीज आपका हेड, आपके फुट, एंड थर्ड थिंग इज दैट योर बैक। ये 3 चीजों का आपका सीधा होना एकदम जरूरी है। बैक के साथ साथ आपका हिप। क्या देखो, इस इमेज से समझने की कोशिश करो। जब भी हम किसी व्यक्ति की हाइट को मेजर करते हैं ना, तो इंडिविजुअल क्या है, वो सिंपली आपका ये जो एक हाइट मेजरमेंट टूल होता है, जिसको आपका स्टेडियोमीटर कहा जाता है। प्लीज मेक श्योर नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी कॉपी में पूछ ली जाती हैं। स्टेडियोमीटर कहा जाता है जहां पे आपके नंबर्स लिखे होते हैं इस पे, है ना। यहाँ पे सेंटीमीटर में, इंच में, फीट में आपके नंबर्स लिखे होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन की हाइट को मेजर किया जाता है कि उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। जिसको आपका स्टेडियोमीटर कहा जाता है, जो कि एडल्ट के लिए यूज होता है, जहां पे आपका जो अपर वाला पार्ट होता है ना, हाइट मेजरमेंट का जो अपर पार्ट होता है, उससे आपका हेड टच होना चाहिए। आपका बैक, ये जो लॉन्ग पैनल होता है, इससे बैक टच होनी चाहिए और हिप एरिया टच होना चाहिए। और जो लोअर पार्ट होता है, उस पे आपके फुट होने चाहिए, और फुट भी आपके बेयर फुट होने चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी शू, स्लीपर, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो हर किसी ने मेजर किया ना अपनी हाइट, स्कूल्स में, डॉक्टर के पास, और बड़ा मजा भी आता होगा। तो वही आपका, ये जो इसके लिए जो टूल यूज किया जाता है, उसको आपका स्टेडियोमीटर कहा जाता है। डन। ठीक है। अब ये हाइट मेजर करने के पीछे मोटो क्या रहता है? हाइट मेजर करने के पीछे रहता है कि व्यक्ति की ग्रोथ कितनी हो रही है, क्या ग्रोथ उसकी प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। हाइट मेजर करने का पर्पस सिर्फ यही रहता है कि व्यक्ति की ग्रोथ को मेजर करना, कि समय के अनुसार व्यक्ति की ग्रोथ ठीक प्रकार से हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर रुक गई है। वो चीज आपकी हाइट की हेल्प से मेजर की जाती है। डन। तभी तो आपका जो वो वाला पार्ट है, बताओ, स्टंटिंग है, वो किसके थ्रू पता चलती है? आपकी हाइट के थ्रू तो पता चलती है। जब आपकी हाइट मेजर की जाती है, तभी तो आपको बताया जाता है कि आपका बच्चा जो है वो स्टंटिंग का शिकार है। स्टंटिंग का मतलब क्या है? बौनापन, है ना। वही मतलब होता है कि कुछ और होता है? ये बताओ। स्टंटिंग का मतलब कहीं मैं हमने गलत तो नहीं बता दिया?
सब बताऊंगी। धैर्य रखो भाई, धैर्य, विश्वास रखो मुझ पे, थोड़ा तो विश्वास रखो। ठीक है, तो हाइट की हेल्प से क्या है, एक ग्रोथ मेजर की जाती है पर्टिकुलर पर्सन की, है ना, जहां पे पता लगाया जाता है कि कहीं बच्चा आपका अंडर नरिश तो नहीं है जिसकी वजह से वो स्टंटिंग का शिकार हो रहा है। और जो एडल्ट के लिए जो हाइट मेजरिंग टूल यूज किया जाता है उसको स्टेडियोमीटर कहा जाता है। और जो इन्फेंट के लिए यानी कि 36 मंथ से कम का बच्चा जो होता है उसके लिए आपका इन्फेंटोमीटर यूज किया जाता है, जो कि बेसिकली क्या है, फ्लैट होता है। और यहाँ पे ये देखो, ये आपको फ्लैट दिख रहा है ना, इस पे बच्चे को लिटा दिया जाता है और उसका हेड जो है इससे टच करने के बाद में उसके पैरों को सीधा किया जाता है, ये स्ट्रेच हो जाता है पीछे की तरफ। ठीक है, इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच कर देंगे, जितने बच्चे की लेग होती है ना उतना ही इसको स्ट्रेच करेंगे, उसके बेसिस पे ये जो नंबर, ये जो आपको लाइनिंग्स दिख रही है ना, यहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, उसके बेसिस पे पता लगाया जाता है कि बच्चा कितना लंबा हो चुका है ना, जिसको आपको क्या है, इन्फेंटोमीटर कहा जाता है। ये नाम प्लीज याद रखना, क्योंकि यही सिली सिली क्वेश्चन हैं जहां पे जैसे कि सपोज करो इसका क्वेश्चन अगर आप पूछ रहे थे तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्री, या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इफ आई वांट टू मेजर growth of a particular person, so which equipment, tool, which method I used, ये क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन मतलब क्या आ जाएगा, इफ आई वांट टू मेजर ग्रोथ ऑफ ह्यूमन, विच मेथड इज अप्रोप्रिएट, इस तरीके से। फिर आपका ऑप्शन दे देंगे ए, बी, सी और डी। ए बी मतलब एंथ्रोपोमेट्री, बायोकेमिकल, क्लिनिकल, डाइटरी। तो वहां पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंथ्रोपोमेट्री। सपोज एक क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया, फॉर द एडल्ट, फॉर द मेजरिंग हाइट ऑफ द एडल्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। तो वहां पे आपके ये नाम दे दिए जाएंगे अलग अलग, इन्फेंटोमीटर, स्टेडियोमीटर या फिर कुछ और दे देंगे। तो वहां आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई एडल्ट की हाइट मेजर करने के लिए तो स्टेडियोमीटर का यूज किया जाता है, तो वहां आप उस पर टिक कर दोगे। ठीक है, वही इसी तरीके से चिल्ड्रन के लिए है, चिल्ड्रन की लेस देन यानी कि 36 मंथ से जो कम का बच्चा होता है ना उसकी जो हाइट मेजर होती है वो इन्फेंटोमीटर पे मेजर होती है। ठीक है, यानी कि 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी हाइट किस पे, इन्फेंटोमीटर पे। इसीलिए इन्फेंट कौन होता है, इतना तो पता होगा ना, 0 से 2 ईयर तक का जो बच्चा होता है वो इन्फेंट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद में वो नॉर्मल इसी पे ही उसकी हाइट मेजर की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो, अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन डालती हूँ, व्हाट इज द फैक्टर अफेक्ट द हाइट ऑफ द पर्सन, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि व्यक्ति की हाइट को प्रभावित करते हैं। बताओ, क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसे कौन से कारक हैं जो कि व्यक्ति की हाइट को प्रभावित करते हैं, वो कारक आपको लिखने हैं। बताओ जल्दी। बताइए बताइए, कौन से कारक हैं जो कि व्यक्ति की हाइट को प्रभावित करते हैं। अगर आता है तो आंसर दीजिए, नहीं आता है तो भी बताइए कि मैम नहीं आता है, लेकिन बोलना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना बोलो तुम कल की तरह। ऑप्शन, इसमें ऑप्शन क्या दूं मैं भाई, इसमें ऑप्शन चाहिए आपको, चलो ऑप्शन दे देती हूँ मैं।
environment, genetics, न्यूट्रिशन और आप ले सकते हो मेंटल रिटार्डेडनेस। चलो ठीक है, आप बताओ। नहीं, एक ऑप्शन है, यहाँ डाल देती हूँ मैं ऑप्शन। एक मैंने डाल दिया, जेनेटिक, एनवायरमेंट और एक डाल देती हूँ मेंटल रिटार्डेडनेस और ऑप्शन ए और बी। बताइए। न्यूट्रिशन, ओके, चलो गुड। वेरी गुड। चलो देखो, न्यूट्रिशन भी हो जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपका जो वातावरण है वो भी प्रभावित करता है, और साथ ही साथ हेरिडिटी भी बच्चे की जो हाइट है वो प्रभावित करती है। हेरिडिटी कैसे प्रभावित करती है? क्योंकि कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, उन किसी किसी पेरेंट्स की हाइट लंबी होती है और किसी किसी पेरेंट्स की हाइट छोटी होती है, तो उसके हिसाब से भी जो बच्चे की हाइट है वो बड़ी करती है। अगर सपोज करो दोनों पेरेंट्स में से किसी एक पेरेंट की हाइट छोटी होती है ना, और एक की बड़ी होती है, तो 50-50 चांसेस रहते हैं कि बच्चे की हाइट या तो छोटी रह सकती है या फिर वो लंबा निकल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हेरिडिटी वाला फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर कैसा हो जाएगा कि वही आप लोगों ने जो न्यूट्रिशन बताया कि उसको किस तरीके का खान पीन मिल रहा है, वो न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, ले तो दिया भाई मैंने वो इन्वायरमेंट की कैटेगरी में। अच्छा चलो, एक चीज बताओ मुझे, आपके जो दोनों पेरेंट्स हैं उन दोनों की हाइट शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट हाइट के वो पेरेंट्स हैं और वो न्यूट्रिशन भी काफी अच्छा खासा ले रहे हैं, क्या चांसेस हैं कि बच्चे की जो हाइट है वो ज्यादा निकल जाए उनसे? बताओ। यानी कि जो स्टंटिंग के शिकार हैं वो, मतलब जो पेरेंट्स हैं दोनों वो स्टंटिंग है, यानी कि बौने हैं दोनों, तो क्या बच्चे की हाइट है वो ज्यादा निकलेगी या कम निकलेगी? बताओ। और उन्होंने प्रॉपर न्यूट्रिशन भी लिया है। बताइए। निकल सकती है ना, हम लोग श्योर नहीं है, मे बी, है ना। श्योरली हम लोग नहीं कह सकते कि हाँ उनकी हाइट ज्यादा निकले ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दोनों पेरेंट्स की हाइट कम है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर क्या है, बच्चे पे भी प्रभाव करेगा, तो वही हो जाता है आपका जेनेटिक। लेकिन क्या पता कि ये प्रभावित ना करे, उसकी हाइट ज्यादा निकल जाए, वो हो जाता है इन्वायरमेंट। तो मैं वही डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं प्रॉपर ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं भाई अगर पेरेंट्स छोटे हैं तो बच्चा भी छोटा ही रहेगा। कुछ भी हो सकता है, हम लोग एक दावे के साथ में नहीं कह सकते, इसीलिए हम लोग आगे क्या है, मे बी या फिर कुछ ऐसे वर्ड्स लगा देते हैं कि हो सकता है। कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चा, अगर दोनों पेरेंट्स की हाइट छोटी है तो बच्चा भी छोटा ही होगा, ये हम लोग कभी नहीं कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे फैक्टर रखा गया कि जेनेटिक भी प्रभावित करती है और साथ ही साथ आपका वातावरण भी प्रभावित करता है बच्चे की हाइट में, वेट में। ठीक है, उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट में जेनेटिक के साथ साथ इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है। इन्वायरमेंट में आपकी सारी चीज आ जाती है कि आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, आपकी कम्युनिटी किस तरीके से है ना, किस जगह पे आप लोग रहते हो, आपकी लाइफ स्टाइल किस तरीके की है, वो सभी चीजें आपकी इन्वायरमेंट की कैटेगरी में ही आ जाती हैं। जेनेटिक में सिर्फ आपके जो पेरेंट्स हैं उनका वंश कैसा है, उनसे आपको जीन्स किस तरीके के मिले हैं, वो जेनेटिक में आ जाता है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कवर टुमारो। आई होप आज बहुत कम पढ़ाया है, लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ाना तो मुझे बहुत कुछ था, बट एज टाइम इज ओवर, सो वी विल कवर टुमारो। ओके,
ये शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स तक। आज खुशबू जी नहीं आई है, मुझे उनसे पूछना था कि उनको कोर्स मिला या नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, अभी सिर्फ हमने एक ही वाला पार्ट किया है एंथोप्रोमेट्री, और एंथोप्रोमेट्री भी आज हमने पूरा नहीं किया है। मैं क्या करूँ, तुम लोग आते ही लेट हो भाई। कोई नहीं, मैं कल कोशिश करूंगी कि जितना आपका ए बी सी डी जितने भी पार्ट हैं वो मैं कल कंप्लीट करा दूं। ये चीज है ना, थोड़ी लेंदी है ये। जो सेकंड यूनिट पूरी आपकी एक तरफ और ये वाला पार्ट आपका पूरा एक तरफ। अभी तो देखो आगे और थेरेपेटिक न्यूट्रिशन आएगा, वो भी काफी ज्यादा लेंदी है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन है वो भी लेंदी है, यानी कि सेकंड यूनिट, ये जो स्टार्टिंग की जो यूनिट है ना, हाँ 2 क्लास होंगी। कल भी मैं इसी की क्लास लूंगी। ठीक है। वैसे तो मैं सोच रही थी कि संडे तक आपकी सेकेंड यूनिट कंप्लीट करा दूंगी, बट लेट्स सी कंप्लीट हो पाती है या नहीं हो पाती है। आज की क्लास में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट एंड क्वेरी, ये बताओ। वैसे तो अगर मुझे देखो पढ़ाना हो तो मैं सिंपल बता दूंगी आपको कि एंथोप्रोमेट्री आपकी ग्रोथ के लिए मेजर किया जाता है। बायोकेमिकल बस सिंपली आप जो अपना टेस्ट कराते हो उससे यूज हो जाता है। क्लिनिकल आपके सिम्टम्स देख के चेक कराए जाते हैं। डाइटरी आपका डाइट को देख के असेसमेंट किया जाता है। तो क्या बताओ, क्या इससे आपको कुछ समझ में आया? बताइए, कुछ समझे इससे? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या कर पाओगे सॉल्व? नहीं। तो इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ा रही हूँ तुम्हें। कल कोशिश करूंगी कि मैं कवर कर दूं, अगर हो जाता है तो। जरूरत पड़ी तो 2 घंटे की भी क्लास ले लूंगी, ठीक है। गया ना ऊपर से। चलो। बट जो आज पढ़ाई है वो ऊपर से नहीं जानी चाहिए, अगर ऊपर से गई ना तो फिर मैं ऊपर से ऐसे कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और टाइम से आ जाया करो। ठीक है। बाय। ओके।